तो अंतर्वस्तु का मतलब आपने समझ लिया। इसको इसको हम विषय वस्तु भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई कंटेंट, जैसा कि हम अभी अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारा जो संप्रेषण होता है वो लिखित रूप में होता है। हम जो बोलते हैं भाषिक तौर पे हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। हमारे द्वारा संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, पुस्तकों में छपती है, पत्रिकाओं में छपती है, समाचार पत्रों में छपती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण विधा के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का अध्ययन पूर्व से संप्रेषित या पहले से जो छपी हुई चीजें हैं, पुस्तकों में, पत्रिकाओं में छपी हुई चीजें हैं, उनका अध्ययन करने के पश्चात उनका विश्लेषण करने की जब करने का कार्य हम करते हैं तो वो कहलाता है अंतर्वस्तु विश्लेषण। मतलब यह है कि कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू द स्टूडेंट या टू द रिसर्चर। विद्यार्थी को अंतर्वस्तु पहले से उपलब्ध है, सूचनाएं पहले से उपलब्ध हैं, डाटा पहले से उपलब्ध है, आंकड़े पहले से उपलब्ध है। यू हैव ओनली टू चूज द डाटा। आपको उस डाटा का चयन करना है, आपको उस डाटा का अध्ययन करना है, और उस डाटा का अध्ययन और चयन करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना है। उसके उसके जो है कार्य कारण संबंधों की पहचान करनी है। तो यू हैव सिंपली टू एनालाइज द डाटा दैट इज अवेलेबल टू यू इन रिटन फॉर्म। लिखे हुए प्रारूप में जो डाटा आपके पास उपलब्ध होता है उसी डाटा का आप विश्लेषण करते हैं। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद था, बाबरी मस्जिद गिराया गया, बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी पत्रिकाओं में उसके इफेक्ट, उसका कारण, उसका जो है प्रभाव बहुत सारी किताबों में आया, बहुत सारी पत्रिकाओं में आया। अब जब अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया को आप शोध के दौरान अपनाते हैं तो आप इसी प्रकार का कोई विषय चुनते हैं, और विषय चुनने के पश्चात वो साहित्य खोजते हैं जिस साहित्य में आपके विषय के आनुषंगिक संप्रेषण छपा हुआ हो या संप्रेषण दिया हुआ हो। तो वो साहित्य आप खोजेंगे, वो आंकड़े खोजेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बहुत सारे दंगे हुए, दंगों में कितने लोग मारे गए, ये दंगे क्यों हुए, इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता था, उनको रोका कैसे जा सकता था, कोई दूसरा विकल्प था कि नहीं था, उसका निष्कर्ष क्या है। आने वाले समय में इस तरह के धार्मिक उन्माद न फैलें, इस तरह के दंगों का जो है विस्तार ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जब आप अध्ययन करते हैं तो इसी तरह का कोई विषय आप ले लेते हैं, और विषय घटनोत्तर, घटना घटित हो जाने के पश्चात उस विषय को आप अपने अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में अपनाते हैं, और फिर उसी से रिलेटेड आप सामग्री खोजते हैं, पत्र पत्रिकाएं खोजते हैं, इंडिया टुडे खोजेंगे, हिंदू खोजेंगे, दैनिक भास्कर खोजेंगे, और उसके बाद फिर अपनी बात को कहना शुरू करेंगे। अभी हाल ही में जो कोविड-19 ये जो घटना आपको दिखाई पड़ी, एक बहुत बड़ा एपिडेमिक महामारी जो है, पैंडेमिक जो आपके सामने आया, बहुत सारे कंटेंट हमें अवेलेबल हैं, बहुत सारा कंटेंट किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट न्यूज़पेपर्स में आया, बहुत सारा कंटेंट टेलीविजन के द्वारा दिखाया गया। अब अगर हम चाहें तो हम कोविड-19 से संबंधित कोई भी इशू खोज लें और उस इशू पर, उस मुद्दे पर अपना अध्ययन करना प्रारंभ करें। जैसे मजदूरों का इशू है, मजदूरों के पलायन का इशू है, जैसे अर्थव्यवस्था का इशू है, जैसे आत्मनिर्भर भारत का इशू है। ये तमाम इशू जो है ये कोविड-19 से पैदा हुए, और कोविड-19 के दौरान ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और उसके 5 पिलर्स बताए गए। ये आप लोगों ने पेपर्स में पढ़ा होगा। तो जो कंटेंट पेपर में आया उसी का जब विश्लेषण करना प्रारंभ कर देते हैं तो वो अंतर्वस्तु विश्लेषण कहलाता है। ये कुछ बातें, परिभाषाएं कुछ लिखी हुई हैं, उनको आप चाहें तो सुन सकते हैं, या आपको हमें लगता है कि आपके पास पुस्तकें जरूर होंगी, आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि संप्रेषण की सामग्री की वस्तुपरकता और व्यवस्थित वर्णन के लिए अनुसंधान तकनीक के रूप में मूल्यांकन करना है। यानी जो कुछ भी सामग्री किसी संप्रेषण के पश्चात, अर्थ समझिएगा, संप्रेषण मतलब होता है हम जब कोई चीज बोलते हैं, हम कोई चीज लिखते हैं तो वो किताब के रूप में छपती है, पत्रिका के रूप में छपती है, समाचार पत्र के रूप में छपती है, वो हमारा संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण जो हुआ उसकी वस्तुपरकता क्या है, वस्तु स्थिति क्या है। जो बात लिखी गई
वो सही है, वस्तुनिष्ठ है, यथार्थ है या नहीं है, उसकी जांच हमको करना पड़ता है। और उसी का व्यवस्थित वर्णन करने के लिए हम कंटेंट एनालिसिस को अनुसंधान की एक तकनीक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जो जो बातें उसमें लिखी गई, आप उससे सहमत हैं कि नहीं हैं, आप असहमत हैं तो क्यों हैं, असहमति का आधार क्या है, तो ये सारी बातें उस अंतर वस्तु को या उस संप्रेषण की सामग्री को देख के आप उसका विश्लेषण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो विधि है, इस विधि को अंतर्वस्तु विश्लेषण की विधि कहा जाता है। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण अनुसंधान की वह विधि है जिसका उद्देश्य, जो अभी हम लोगों ने जो अभी आपसे चर्चा किया है, वो बातें विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से आपके सामने आएंगी और आप उनको विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण अनुसंधान की वह विधि है जिसका उद्देश्य प्राप्त सामग्री, जैसे दस्तावेज, जैसे पुस्तकें, जैसे अखबार, जैसे पत्रिकाएं, जैसे अन्य लिखित सामग्री का मात्रात्मक या गुणात्मक विश्लेषण करना है। मात्रात्मक विश्लेषण आप जानते हैं, जब हम सांख्यिकीय जानकारियां प्राप्त करते हैं, आंकिक डाटा इकट्ठा करते हैं, जैसे जिला सांख्यिकी कार्यालय है, जैसे सेंसस का कार्यालय है, तो इस तरह के कार्यालय से जब डाटा इकट्ठा करते हैं कि इतने प्रतिशत मजदूर बाहर से पलायन करके आए, इतने प्रतिशत मजदूरों को रोजगार मिला, इतने प्रतिशत मजदूरों को मनरेगा के साथ समायोजित किया गया, इतने प्रतिशत मजदूरों को वो क्या कहते हैं, पीडीएस के अंतर्गत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, सिस्टम के अंतर्गत सामग्री प्राप्त हुई। तो ये विवरण आपको करना होता है, लेकिन किसके आधार पे, जो सामग्री, जो आंकड़े संप्रेषित हुए होते हैं या जो आंकड़े पेपर्स में प्रकाशित हुए होते हैं, जो आंकड़े पुस्तकों में प्रकाशित हुए होते हैं, उनके आधार पे हमें निष्कर्ष निकालना होता है। बर्नार्ड बर्नसन ने कहा है, अंतर्वस्तु विश्लेषण संप्रेषण की अभिव्यक्त सामग्री के वस्तुपरक, व्यवस्थित तथा मात्रात्मक वर्णन के लिए अनुसंधान की तकनीक है। तो इसमें ये तीन चीजें देखना है। ऑब्जेक्टिविटी, यू हैव टू एग्जामिन द ऑब्जेक्टिविटी, आपको वस्तुनिष्ठता का परीक्षण करना है कि जो बातें पत्रिकाओं में लिखी गई हैं, जो चीजें समाचार पत्रों में आए हैं, उनकी वस्तुनिष्ठता क्या है। वस्तुनिष्ठता का मतलब यथार्थ परकता, क्या वो यथार्थ में उसी रूप में एग्जिस्ट करती हैं, क्या यथार्थ में उनका वही उसी प्रकार का अस्तित्व है जिस प्रकार से उनका वर्णन पुस्तकों में किया गया है। तो ये चीज आपको बताएंगे। जैसे आपको बताना होता है, जैसे उदाहरण के लिए मजदूर पलायन किए, दूर दूर से चल के आए, कहीं कहीं कुछ पत्रिकाओं में हो सकता है एग्जेजरेट करके, अत्युक्तिपूर्ण तरीके से, अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से उसका वर्णन किया गया हो, शासन की बहुत आलोचना की गई हो या किसी काम के लिए शासन की प्रशंसा की गई हो। तो आप जब उन पत्र पत्रिकाओं में उस संप्रेषण की सामग्री को पढ़ते हैं, तो पढ़ने के पश्चात आपको अनुमान लगाना है या आपको अध्ययन करना है, आपको विश्लेषण करना है कि उनकी वस्तुपरकता क्या है, उनकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। क्या वो उसी रूप में है जिस रूप में उनको लिखा गया है, क्या वो उसी रूप में है जिस रूप में उनका वर्णन किया गया। तो ये कहलाता है अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो बर्नार्ड बर्नसन ने भी यही चीज कहा है कि हम क्या करते हैं, अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो अभिव्यक्त सामग्री है, जो लिखी गई सामग्री है, उसकी वस्तुपरकता का विश्लेषण करते हैं, वो क्रमबद्ध, उसकी क्रमबद्धता का विश्लेषण करते हैं, और मात्रात्मक वर्णन के लिए उस सामग्री, उस अध्ययन सामग्री का हम उपयोग करते हैं। तो ये ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से ऐसी सामग्री का विश्लेषण हमारे द्वारा किया जाता है। अब ये लिखित सामग्री, जो संप्रेषण जो है, वो लिखित रूप में भी हो सकता है और मीडिया के माध्यम से भी प्रकट में आता है। आपने देखा होगा मीडिया ने हाईलाइट किया, बहुत सारी घटनाओं को कवर किया और कवर करने के पश्चात फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया, तो वो भी कंटेंट हो गया। अब उस कंटेंट का हमें विश्लेषण करना है जो मीडिया ने प्रस्तुत किया हमारे सामने। हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी को देखेंगे कि जो मीडिया प्रस्तुत कर रहा है, क्या वह उसी रूप में है जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है या उसका कोई रूप अलग है। तो ये इट इज अ मेथड, ये एक टेक्निक है, और इस टेक्निक में, अंतर्वस्तु विश्लेषण की टेक्निक में, इन्हीं चीजों का हम विश्लेषण करते हैं। आगे चल के हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कौन सी तकनीकों का उपयोग करते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण में। जैसे आप प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करके आप डाटा संकलन करते हैं, तथ्य संकलन करते हैं, क्या उसी तरह के तथ्य सामग्री संकलन के लिए हम अंतर्वस्तु तकनीक का भी प्रयोग करते हैं या नहीं, ये अभी हम लोग आगे चल के
समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बात तो हमें लगता है आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है। एकहार्ट और एरमन इन्होंने भी बताया है अपनी तरफ से, गुणात्मक तकनीक के रूप में अंतर्वस्तु विश्लेषण अधिक आत्मपरक सूचना की ओर निर्देशित होती है, अर्थात ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव सूचनाएं, जो सूचनाएं उसमें हैं उनकी ऑब्जेक्टिविटी का परीक्षण होता है। जैसे लोगों का रुझान, लोगों को प्रेरित करने वाले जो कारक हैं, तत्व हैं, लोगों के मूल्य, ठीक है, इन सब चीजों का हम विवरण करने का प्रयत्न करते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत, और गुणात्मक तरीके से इनका हम विवरण करते हैं। यद्यपि इसमें मात्रात्मक तकनीक का प्रयोग भी आपके द्वारा की जा सकती है, जैसे इंटेंसिटी, किसी चीज की तीव्रता क्या थी, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, किसी घटना के घटने का क्रम या किसी घटना के घटने की फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो उसको हम संख्यात्मक रूप में, और जब मूल्यों की बात करते हैं, प्रेरणा की बात करते हैं, रुझान का मूल्यांकन करते हैं, तो गुणात्मक विधि, गुणात्मक क्वांटिटेटिव हो जाता है। तो क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए भी हम अंतर्वस्तु विश्लेषण का उपयोग करते हैं, और क्वालिटेटिव स्टडी के लिए भी अंतर्वस्तु विश्लेषण का उपयोग करते हैं। क्वालिटेटिव स्टडी में लोगों का रुझान किसी भी घटना के प्रति, वो घटना जो छपी, वो घटना जो अंतर्वस्तु के रूप में आई हमारे सामने, उस घटना के प्रति लोगों का रुझान क्या है, लोगों का दृष्टिकोण क्या है, लोगों का इंस्पिरेशन का स्रोत क्या है, प्रेरणा का स्रोत क्या है, मूल्य क्या है, तो ये गुणात्मक हो जाता है। और जब उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करने लगते हैं तो वो जो है मात्रात्मक हो जाता है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह की तकनीकों का उपयोग करते हैं हम, करके अंतर्वस्तु विश्लेषण करते हैं। इसमें जो है किसी समूह या किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसके इरादे क्या हैं, उसके विचार क्या हैं, उसकी भावनाएं क्या हैं, और उसके मूल्य क्या हैं, इन सब के संबंध में अंतर्वस्तु विश्लेषण के दौरान हम अनुमान निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो होता है वो एक इंटेंसिव स्टडी करता है, एक गहन अध्ययन करता है, और अध्ययन के जो उद्देश्य, जो टारगेट, आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने उद्देश्य के लिए जो गहराई में या महत्वपूर्ण छिपे हुए जो अर्थ हैं, जो गूढ़ अर्थ हैं, उनका विश्लेषण करने का प्रयत्न शोधार्थी के द्वारा किया जाता है अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत। लिंडसे गार्नर इन्होंने बताया, समस्याओं के अन्वेषण की अनुसंधान विधि है। अंतर्वस्तु विश्लेषण बताया कि किसी भी सामाजिक समस्या के अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुसंधान की विधि है, जिसमें संप्रेषण की सामग्री अनुमान के आधार पर काम करती है। अब ये संप्रेषण शब्द जो बार बार आता है, कम्युनिकेशन का जो शब्द आता है, इसका अर्थ है संप्रेषण सामग्री मतलब प्रिंटेड मटेरियल, या वो मटेरियल जो प्रिंट फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में हमारे सामने उपलब्ध है। वर्बल फॉर्म मतलब हुआ मीडिया के माध्यम से, तो वो जो सामग्री है और जो प्रिंट फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध है, वो है संप्रेषण की सामग्री। उसको संप्रेषण की सामग्री शोध की भाषा में इसलिए कही जाती है क्योंकि वो जो है हम कम्युनिकेट करते हैं, हम जो अपनी बात को व्यक्त करते हैं वो प्रिंटेड रूप में या वर्बल रूप में व्यक्त करते हैं, संप्रेषित करते हैं। तो इसलिए संप्रेषण की सामग्री का अर्थ यह है जो प्रिंटेड हो या जो वर्बल हो, जो आपके सामने आती है। तो हम इसमें अनुमान करते हैं। तो समस्याओं के अन्वेषण की अनुसंधान विधि है, जिसमें जो सामग्री हमारे पास है, जो कंटेंट हमारे पास है, उसके संबंध में हमें अनुमान लगाना होता है। ये लिंडसे गार्नर कहना है। अंतर्वस्तु विश्लेषण संप्रेषण की विशिष्ट विशेषताओं की वस्तुपरकता से पहचानने और व्यवस्थित ढंग से अनुमान लगाने की तकनीक है। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिविटी को हम टेस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी कितनी है, या कोई चीज जो जिस रूप में छपी हुई है उसी रूप में घटी है या नहीं। अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा बहुत सारे विषयों, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं हमारे सामने जिनका हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की तकनीक के माध्यम से जिनकी व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कम्युनल राइट्स हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं, बहुत सारी जगहों पर जातीय हिंसा होती है, बिहार या दूसरे, अभी कृषकों का जो की घटना जो है ये आप देख रहे हैं, ये भी छप के आएगी, पेपर्स में आएगी, दूसरी चीजों में आएगा। उसके बाद फिर उसका अंतर्वस्तु विश्लेषण करना शुरू करेंगे कि वास्तविकता क्या थी, लोगों को किसानों के बारे में जो नियम बने, जो कानून बने, उन कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी थी कि नहीं थी, लोगों को बरगलाया गया था, या लोग वास्तविक सही तरीके से विरोध अपना दर्ज कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब कंटेंट आएगा
तो उस कंटेंट का आप विश्लेषण करना प्रारंभ करेंगे। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे विषय हमारे सामने आते हैं जिनको हम चुन के, कम्युनल राइट्स बहुत बार होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं कम्युनल राइट्स क्यों होते हैं, उनके पीछे क्या सोच होती है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या किसी प्रेशर ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है, घटना शुरू कहाँ से हुई, कैसे शुरू हुई, क्या उस घटना को रोका जा सकता है कि नहीं, अभी शाहीन बाग में जो समस्या हुई आई उसके बारे में आप अंतर्वस्तु विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करके एक बढ़िया रिसर्च, बढ़िया शोध आप कर सकते हैं। फिल्में आती हैं, फिल्मों का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, टेलीविजन आता है, टेलीविजन में जो हिंसा दिखाई जाती है उसका क्या स्वरूप है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, अखबारों और टीवी पे विज्ञापन आता है, न्यायालयों द्वारा बहुत सारे निर्णय दिए जाते हैं, उन निर्णयों का सामाजिक व्यवस्था पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो सारा कंटेंट है, यही सब कंटेंट है, यही संप्रेषण है। न्यायपालिका के द्वारा दिया गया न्याय ये संप्रेषण है। समाचार पत्रों में जो छपी हुई बातें वो संप्रेषण है, वो कंटेंट है, या जो निर्णय हुए, न्यायिक निर्णय हुए, कंटेंट है। फिल्में जो आती हैं, फिल्मों में जो बातें रखी गई वो बातें भी हमारे लिए कंटेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही प्रेरक फिल्में आती हैं, तो हम उसको, जैसे अभी आप लोगों ने फिल्म देखा होगा तारे जमीन पे, तो अब उसमें किस तरह से एक बच्चे को, जो एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, उसको कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो ये कंटेंट का सार होता है और यही इस विधि के माध्यम से हम शोध के दौरान करते हैं। अंतर्वस्तु की विश्लेषण की कई विशेषताएं हैं, जो अभी हम लोग जितनी चर्चाएं हम कर रहे थे, लगभग उन्हीं बातों को विशिष्टताओं के रूप में हम बता सकते हैं। लिंडसे गार्डनर ने 4 विशेषताएं बताई। पहली बात, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, अर्थात तथ्य संगतता। तथ्य संगतता, जो घट रहा है वो तथ्यता सही है या नहीं, आपको एग्जामिन नहीं करना है। जो बातें, जो संप्रेषण या जो बातें छपी समाचार पत्र में, हकीकत में वो बातें उसी रूप में थी या किसी और रूप में थी। अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत आपको ये वस्तुपरकता को टेस्ट करना होता है। सिस्टमेटिक है कि नहीं है, ये आपको देखना है। जर्नलाइज्ड है, जनरलाइज का मतलब होता है, जनरलाइजेशन में सामान्यीकृत। सामान्यीकृत का मतलब ये हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि ये बता दिया जाता कि ये घटना इसी रूप में घटी और यही घटना होनी चाहिए थी। तो सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का मतलब हम अपनी भाषा में उसको निष्कर्ष कहते हैं, हम रिजल्ट निकाल देते हैं, निर्णय दे देते हैं। ये सामान्य, सारी घटनाओं को लब्बो-लुआब ये है। तो कंटेंट भी कभी कभी हमारे पास इसी तरह का आता है कि उसमें संप्रेषण, अपने विचार भी लिखे जाते हैं, विचार लिखे जाने के पश्चात फिर बताया जाता है कि ये बातें होनी चाहिए थी और यही बातें हुई, तो वो सामान्यीकरण भी हो जाता है। और फिर परिमापन, आप जो है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो लिंडसे गार्डनर ने 4 विशेषताएं बताई हैं कि कंटेंट एनालिसिस के दौरान हम वस्तुपरकता को टेस्ट करते हैं, यथार्थता को टेस्ट करते हैं, यथातथ्यता को टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो कंटेंट हमारे सामने आया, जो पब्लिश मटेरियल हमारे पास आया, या जो वर्बली टेलीविजन के माध्यम से हमारे पास मैटर आया, वो सिस्टमेटिक है कि नहीं, जनरलाइज्ड वे में है, क्या वो सामान्यीकृत रूप में है, निष्कर्ष निकाल के प्रस्तुत किया गया है, या हमें उसका निष्कर्ष निकालना होगा, और उसके बाद फिर मेजरमेंट आपको करना। तो ये 4 विशेषताएं अंतर्वस्तु विश्लेषण की हैं, 4 बातें हमें करनी होती है। तो अब वस्तुपरकता क्या है? स्पष्ट रूप से निर्मित नियमों के आधार पर विश्लेषण करना, 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा समान दस्तावेजों में एक जैसे निष्कर्ष निकाले जा सकें। आप इस तरह से विश्लेषण करें कि अगर हमारे अलावा कोई उसका अध्ययन करे तो उसके भी निष्कर्ष लगभग उसी प्रकार के हों जिस प्रकार के निष्कर्ष हमारे द्वारा अंतर वस्तु विश्लेषण के दौरान निकाले गए। तो ये सिस्टमेटिक हो, लगातार प्रयोग के आधार पर वर्गों या विषय को शामिल करना या हटाना। आप अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत एक ही चीज को, एक ही प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, एक ही जो है प्रवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी, उसको रिपीट कर सकते हैं। इससे वह विश्लेषण, जो आपका विश्लेषण जो आप करना चाहते हैं उसमें बायस नहीं रहता है, वो विश्लेषण जो है पारदर्शी टाइप का होता है। अगर एक ही तरह का विश्लेषण आप एक से अधिक बार करते हैं, एक ही कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं और उस कंटेंट की ऑब्जेक्टिविटी का परीक्षण करते हैं, तो वो अधिक पारदर्शी, अधिक स्पष्ट और बायस से मुक्त हो जाता है। फिर परिमाणन, जैसा कि हमने आपको बताया कि उसका जो मात्रात्मक बातें हैं उनका मापन आप कैसे करेंगे, उनकी अभिवृत्ति का
लोगों की अभिवृत्ति का या लोगों के रुझान का, लोगों के दृष्टिकोण का मापन किस प्रकार से आपके द्वारा किया जाएगा, ये जो है इसके अंतर्गत स्पष्ट होता है। स्टेप्स क्या है अंतर वस्तु के, चरण क्या है, कैसे कैसे हम शुरू करते हैं, कहाँ से अंतर वस्तु प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले अनुसंधान के विषय का चुनाव करते हैं। हम कंटेंट ले लेते हैं और कंटेंट किस पर आधारित होता है, प्रकाशित सामग्री पर आधारित होता है, जो सामग्री हमारे पास है। जैसे जातीय दंगे हो गए, जैसे धार्मिक उन्माद हो गया, जैसे हिंसा हो गई। वो हिंसा कम्युनल भी हो सकती है और नॉन कम्युनल भी हो सकती है। जैसे दिल्ली में जो हिंसा हुई, अब उसको वो कम्युनल भी, कुछ लोग कम्युनल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नॉन कम्युनल, सामान्य हिंसा थी, आपराधिक हिंसा थी, तो वो हो सकता है। या बहुत सारी अभी घटनाएं 2020 के दौरान घटी, हाथरस की घटना घटी, आप जानते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो घटी, वो इस तरह के विषय हम पहले चुनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, विषय का चुनाव। विषय का चुनाव आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। विषय का चुनाव आप उसी कंटेंट के आधार पर करेंगे, उसी संप्रेषण या उसी विषय वस्तु के आधार पर करेंगे, जो विषय वस्तु समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, या टेलीविजन में, या उसमें क्या कहते हैं, किसी टेली सीरियल में दिखाई गई, उसी तरह के विषय का चुनाव आपको करना है। तो सबसे पहले विषय का चुनाव करते हैं। उसके बाद अनुसंधान क्षेत्र का चुनाव करते हैं कि आप जो है अनुसंधान कहाँ पे किस रूप में करेंगे। कोई क्षेत्र उसका हो सकता है, रीवा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कोई और क्षेत्र हो सकता है। अनुसंधान के विषय का निर्माण, फिर अनुसंधान अभिकल्पन, अभिकल्पन में डिजाइन, रिसर्च की डिजाइन, प्रारूप क्या होगा, और फिर आधार सामग्री, स्टडी का मटेरियल, डाटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे, और डाटा के विश्लेषण के लिए आपके द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये 5 स्टेप्स हैं, 5 चरण हैं। सबसे पहले विषय का चुनाव, उसके बाद अनुसंधान के क्षेत्र का चुनाव, उसके बाद अनुसंधान के विषय का निर्माण, फिर डिजाइन, आप रिसर्च डिजाइन एक जो है प्रारूप तय करिए, और उस प्रारूप के आधार पर आप कौन सा प्रारूप आप अपनाएंगे, किस आधार पर आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा के कलेक्शन का मेथड, तरीका क्या होगा, और फिर जो सामग्री आप प्राप्त करते हैं उसके विश्लेषण का तरीका क्या होगा, आप उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स में हैं। 5 स्टेप्स में हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अब अनुसंधान विषय में क्या है, विषय का निर्माण, विषय की पहले तो चुनाव आपने कर लिया, फिर क्या किया, समस्या के अभिकथन की बात की, वो समस्या क्या है, उस समस्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, उनका निर्धारण करना, प्राकल्पना आप बना सकते हैं उसमें कि नहीं बना सकते। तो पहला स्टेप तो विषय का चुनाव हो गया, आपने विषय का चुनाव कर लिया। उसके बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं विषय को, जिसको आप कहते हैं समस्या अभिकथन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या क्या है, किस तरह की समस्या है, उसकी व्याख्या करना, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको तय करना, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल्स को तय करना, और फिर प्राकल्पना, निर्माण उसमें हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसको तय करना। फिर उसके बाद अनुसंधान के क्षेत्र का चुनाव करेंगे। अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, आपकी जो सामग्री है वो समाचार पत्रों से प्राप्त होगी, पत्रिकाओं से प्राप्त होगी, पुस्तकों से प्राप्त होगी। जब हम सामान्य अनुसंधान करते हैं कंटेंट एनालिसिस के इतर, तो हमारा जो अध्ययन क्षेत्र होता है, कोई जियोग्राफिकल यूनिट होती, कोई सोशल यूनिट होती, भौगोलिक इकाई होती, सामाजिक इकाई होती, राजनैतिक इकाई होती। लेकिन जब हम कंटेंट एनालिसिस में अध्ययन के क्षेत्र का चयन करते हैं, तो वो अध्ययन का क्षेत्र समाचार पत्र हो गए। समाचार पत्रों में प्रकाशित जो सामग्री हुई, पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री हो गई, पुस्तकों में प्रकाशित सामग्री हो, टीवी सीरियल्स हो गए, फिल्म्स जो बनती हैं उनमें प्रकाशित सामग्री, ये हमारा अध्ययन क्षेत्र इसमें बनता है। उसमें अध्ययन क्षेत्र जियोग्राफिकल यूनिट है। कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं। किन पत्रिकाओं को आपको पढ़ना है, आउटलुक को, इंडिया टुडे को, या किसी वीक को पढ़ना है, कोई किसी एक पत्रिका को जिसको पढ़ना है। पुस्तकें हैं, वो आपका अध्ययन क्षेत्र में जाती है। टीवी सीरियल्स, कौन से टीवी सीरियल्स का आप अध्ययन करेंगे। कंटेंट एनालिसिस में प्रकाशित सामग्री या उपलब्ध सामग्री, उसको हम अध्ययन का क्षेत्र बनाते हैं।
उसके बाद फिर हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन में क्या करते हैं? डिजाइन में आप जानते हैं कि हम सबसे पहले तो सैंपलिंग करते हैं। सारी पत्रिकाओं का हम चुनाव कर नहीं सकते, तो सैंपलिंग में हम जब सामान्य अध्ययन करते हैं, अंतर्वस्तु विश्लेषण की तकनीक जिसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें संख्यात्मक लोगों को इकाई के रूप, अध्ययन की इकाई के रूप में चुनते हैं। टारगेट ऑफ स्टडी जो है वो जनसंख्या का एक भाग होता है। लेकिन जब आप अंतर्वस्तु विश्लेषण में अध्ययन करते हैं तो जो प्रतिदर्श है वो प्रतिदर्श पत्रिकाएं होती हैं। उस प्रतिदर्श का आकार आपको बताना होता है, कितना बड़ा प्रतिदर्श आप लेंगे, कितनी पत्रिकाओं का विश्लेषण करेंगे, आधार सामग्री संग्रह करने की तकनीक क्या होगी, और आप जो है उसको, उसकी विश्वसनीयता को, रिलायबिलिटी को कैसे टेस्ट करेंगे। ये सारी चीजें आपको अनुसंधान प्ररचना या अनुसंधान प्रारूप के अंतर्गत बताना होगा। तो जब आपका अनुसंधान प्रारूप तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर आप आगे करेंगे, सांख्यिकी विधि का प्रयोग करेंगे। क्या सांख्यिकी विधि, ऐसे अंतर्वस्तु विश्लेषण में सांख्यिकी विधि के प्रयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स है, किसी घटना की जो बारंबारता है, कितनी बार घटना घट रही है, किसी घटना का स्वरूप क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, अगर इसका पता लगाना है आपको, तो आपको स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग करना होगा और उसके आधार पर फिर आपको निष्कर्ष निकालना होगा। तो आपको रिसर्च डिजाइन में स्पष्ट तौर पे ये उल्लेख करना होगा कि आप स्टैटिस्टिकल मेथड अपना रहे हैं, आपने प्रतिदर्श चयन की विधि क्या अपनाई है, प्रतिदर्श का आकार क्या है, आधार सामग्री संग्रह करने की विधि क्या है, विश्वसनीयता को परखने की विधि क्या है। तो ये सारी चीजें आपको अनुसंधान प्रारूप के अंतर्गत देना, और लास्ट में सामग्री का विश्लेषण और फिर निष्कर्ष निकालना है। तो ये बातें जो है, ये काम आपको अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत करना है। अब अंतर्वस्तु की विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, इसी से मिलती जुलती हुई बात हम आपसे कहेंगे। तो इसमें चार, सामग्री विश्लेषण की चार प्रक्रिया है या चार विधियां हैं। शोध समस्या का स्पष्टीकरण, प्रतिदर्श का चुनाव, विश्लेषण के लिए इकाइयों का चयन, और फिर वर्गीकरण करना। तो ये चीज है, इसका विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे, और कुछ